अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4 को। हमने जो है वो जावा का इंट्रोडक्शन देख लिया है, उसका सिंटैक्स देख लिया है, फिर उसके ज़रूरी नहीं जावा में ही बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी यही ही कंसेप्ट आपके यूज़ होंगे। आपने सिर्फ कंसेप्ट को समझना, बाकी सिर्फ बाकी लैंग्वेजेस का, फॉर एग्जांपल C++ है, C# है, PHP है, बाकी जो लैंग्वेजेस हैं सिर्फ उनका सिंटैक्स डिफरेंस है, बाकी सेम टू सेम कंसेप्ट वही है। कंसेप्ट को हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करने के साथ साथ जो है वो हम इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं जावा के अंदर। तो उसमें हमने वेरिएबल्स को देखा, फिर उसकी डेटा टाइप्स को देखा, फिर उसमें मुख्तलिफ जावा के फंक्शंस हैं उनको देखा, स्ट्रिंग, मैथ, बूलियंस, मैथ के फंक्शंस हैं ख़ास तौर पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए। उसके बाद इफ़ एल्स हर लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, मगर ये कंसेप्ट जो है वो हर जगह पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद स्विच है, लूप्स हैं, और उसके बाद अरेज को हमने देखा था कि हम किस तरह जो है वो एक वेरिएबल के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। अगर ये फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट हो जाए तो ऑटोमेटिकली फिर हम उसको अरे कहते हैं। तो अगला टॉपिक भी आज का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत है इसकी, और हर प्रोग्राम के अंदर तकरीबन जो है वो ये इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमने ये मैथ का फंक्शन देखा था, अगर मैं इसी फंक्शन को जो है वो देखूं, जिस तरह math.max(xy), मतलब कि मैक्स का काम क्या था कि जो भी वैल्यू ग्रेटर है वो जो है वो रिटर्न करवा दे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी अगर कोडिंग को हम देखें तो ये मैक्स वैल्यू 10 है, तो ये 10 वैल्यू जो है वो रिटर्न करवाएगा। ये प्रोग्राम किसको रिटर्न करवाएगा? क्लास को। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि वो जो है वो डायरेक्ट प्रिंट हो रही है वैल्यू जो भी। अब ये क्वेश्चन भी बनता था कि ये मैक्स का कोड किधर है। ठीक है, अब ये जो मैक्स लिखा हुआ है MAX, इसका कोड किधर है? मतलब कि ये जादू थोड़ी है, मतलब कि जादू थोड़ी हो रहा है इसमें मैं ये लिख दूंगा और वो ऑटोमेटिकली जो है वो बता देगा कौन सा बड़ा। नहीं, इसका कोड लिखा हुआ है, और कोड लिखा हुआ है लाइब्रेरीज़ के अंदर। ठीक है, वो लाइब्रेरीज़ हमने देखी थी, दो तरह की लाइब्रेरीज़ होती हैं। एक होती हैं बिल्ट इन लाइब्रेरीज़, और एक होती हैं आप उनको ख़ुद भी जो है वो क्रिएट कर सकते हो, यूज़र डिफाइंड लाइब्रेरीज़। और इसी तरह जो जिस तरह ये मैक्स का फंक्शन बताता है ना कि कौन सा नंबर जो है वो कैपिटल है, इसी तरह ही आप अपनी मर्ज़ी का एक मेथड बना के उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, जिसको हम मेथड या फंक्शन कहते हैं। तो दो तरह के मेथड होते हैं। एक होता है बिल्ट इन। बिल्ट इन का मतलब है कि इसका कोड पहले से लिखा जा चुका है और वो लाइब्रेरी में मौजूद है। आपने सिंपल क्या करना है, सिर्फ उसको कॉल करना है और आपका जो काम है वो हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, उसको आपने सिर्फ कॉल नहीं करना, कॉल भी करना है, मगर वो जो आपका फंक्शन या मेथड है वो आपको खुद बनाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बहुत सारे मेथड्स को आज हम प्रैक्टिस करेंगे, ख़ुद बना के देखेंगे कि किस तरह आप अपनी मर्ज़ी का मेथड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसको एक अलहदा से हेडिंग जावा मेथड्स की आप देखेंगे। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर अगर आपको कोई कह दे कि नहीं यार मुझे ये बिल्ट इन नहीं चाहिए मुझे इसमें थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करवानी है, मैं इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो चेंज करना चाहता हूँ, तो उसको लिए फिर आपको मेथड बनाने का तरीका आना चाहिए। मतलब कि किस तरह अब आप एक लॉजिक जो है वो कस्टमर रिक्वायरमेंट, जाहिर सी बात है कस्टमर आपको कहेगा यार मेरे सॉफ्टवेयर में ये चीज़ होनी चाहिए, हालांकि हो सकता है वो चीज़ अवेलेबल ना हो। अगर तो अवेलेबल है फिर तो सोने पर सुहागा है, आप उसको यूज़ करके डायरेक्ट आप अपना फ़ायदा ले सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपको ज़ाहिर सी बात है मेहनत करनी पड़ेगी, उसको दोबारा से बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जावा मेथड को। मेथड इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। मतलब कि ये वो बनता है जिस तरह ऑफिस के अंदर हम एक एग्जांपल देखें रियल वर्ल्ड की। एक स्कूल अगर मैंने खोला है तो उसके अंदर मैंने एक बंदा रखा है, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उस बंदे को बुला लूँगा। मतलब ये है कि वो बंदा मेरे पास पहले मौजूद होना चाहिए, और ऐसा तो नहीं है कि बंदा कहीं गया हुआ है मैं बुलाता रहूँ तो वो नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो बंदा मौजूद होना चाहिए। तो वो कोड आपके पास अगर होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लाइब्रेरी कॉल नहीं करते तो वो मेथड भी नहीं चलता। तो एक मेथड आपने क्रिएट तो कर लिया, मगर जिधर आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी उधर आपने उसको कॉल कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको ये पिछली एक टास्क जो आपने किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैलकुलेटर बनाया था जिसमें हमने देखा था कि एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का और वो सारी चीज़ें जो है वो
अब उसमें हमने स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली कि जिस मेथड को मैं कॉल करूँ सिर्फ वही मेथड जो है वो कॉल हो, मगर स्विच में सारा कोड आपको एक मेन फंक्शन के अंदर ही लिखना पड़ा। इसी तरह ही था ना, मतलब कि मेन फंक्शन के अंदर ही सारा कोड लिखना पड़ा, मतलब कि एग्जीक्यूट तो सारा कोड हुआ मगर चल आपकी मर्ज़ी से कोड रहा है। मेथड क्या है कि जब तक आप इसको कॉल नहीं करेंगे तब तक ये मेमोरी में लोड ही नहीं होगा। ठीक है, ये एक ऊप का कंसेप्ट है। मेथड को क्लास भी कहते हैं, फंक्शन भी कहते हैं, मतलब कि एक आपने क्लास के अंदर एक मेथड बनाया है, ठीक है। जब तक आप उस क्लास को कॉल नहीं करेंगे वो मेथड आपके मेन फंक्शन में आएगा ही नहीं। मतलब कि को आपकी मेमोरी की बचत है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो फास्ट चलेगी। करोड़ों मेथड भी आपने बना लिए हैं ना, वो आप बनाते रहें मगर मेन फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई स्पीड का इशू नहीं आएगा, कोई किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। जब जिस मेथड को जिस टाइम भी ज़रूरत पड़ेगी आप उसको जो है वो कॉल कर लें। तो इस तरह जो है वो आप इजीली आप देखें ऊप ने कितना आसान कर दिया हमारे लिए काम कि आप डायरेक्ट जो है वो किसी जो जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है आप उसको कॉल करें, सिर्फ वही मेन फंक्शन में लोड होगा, बाकी वो लोड नहीं होगा। तो यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर्स इनटू अ मेथड। पैरामीटर की मदद से आप मेथड के अंदर डेटा को पास करवा सकते हैं। मतलब कि कोई वैल्यू मैंने मेथड के अंदर पास करवानी है तो पैरामीटर के ज़रिए हम पास करवा सकते हैं। इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि मेथड के अंदर पैरामीटर जो हैं वो कौन से होते हैं और डेटा को पास किस तरह आपने करवाना है। प्रैक्टिकल की गेम है सारी, जब तक आपने प्रैक्टिकल नहीं करना तब तक आपको इसकी समझ नहीं आएगी, ये ऊपर से ही गुजरेगा। उसके बाद हम देखते हैं मेथड्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस, दे आर नोन एज फंक्शंस। और मेथड एक उस चीज़ का नाम है, अगर वो कोई चीज़ परफॉर्म करता है। अब ज़ाहिर सी बात है हम कोई भी चीज़ मार्केट में ख़रीदने जाते हैं, हम कहते हैं भाई ये इसमें कौन सी फंक्शनैलिटी है, हालांकि उसका नाम होगा वॉशिंग मशीन, मगर मैं फिर भी पूछूंगा नहीं यार वॉशिंग मशीन तो है मगर ये कपड़े धोती है, इसमें और कौन सी फंक्शनैलिटी है। तो मेथड के अंदर आप एक से ज़्यादा फंक्शंस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेथड को क्यों इस्तेमाल करते हैं? कोड का रीयूज़ करने के लिए, जाहिर सी बात है, ठीक है। मतलब कि एक क्लास आपने बना ली, ऊपर जिधर जिधर उसकी ज़रूरत पड़ी आप उधर उधर उसको कॉल कर लो, बजाय इसके कि आप जिधर ज़रूरत पड़ेगी हर जगह उधर उसको अलहदा से लिखते फिरो। तो इसलिए ये मेथड जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। और क्लास और ऑब्जेक्ट्स को भी हम ये नीचे आज ही ये इसको स्टडी कर लेंगे क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये चीज़ें ऑलरेडी हमने जो वो समझ ली हुई हैं। अब हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। उस एग्ज़ाम्पल में सिंपल हम मेथड की वर्किंग को जो है वो समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक क्लास बनाई मेन के नाम से। ये आप देख सकते हैं कि क्लास जो है वो मैंने मेन नाम की बनी हुई है, ठीक है। क्लास का नाम है मेन। अब उसमें मैं एक मेथड बनाता हूँ। इसी तरह आपने स्टैटिक लिखना है। स्टैटिक का मतलब है कि कोई भी वैल्यू इसमें चेंज नहीं हो रही, मतलब कि ये बिल्कुल स्टैटिक फंक्शन है, जो भी इसमें आएगा वो उसने सिंपल उसको डिस्प्ले करवा देना है। वाइड मतलब कि रिटर्न ज़ीरो जो है वो कर सकता है, ठीक है। मतलब कि कुछ भी, वाइड का मतलब होता है कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। जिस तरह मैंने आपको कहा था ना कि वो पैरामीटर्स जो है वो पास कराते हैं, उसके लिए वाइड नहीं फिर लिखेंगे। वाइड का मतलब है कि नल रिटर्न करवाए। और माई मेथड एक हमने एक फंक्शन एक मेथड बना लिया, उसका नाम हमने रख दिया माई मेथड। उसके अंदर हमने एक फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर दी जिसको हमने ये लिखा कि आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। तो जब जब मुझे इस मेथड की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसे मेन में कॉल करूँगा तो ये मेथड जो है वो ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं एक और इसका जो है वो बनाता हूँ, एक और जो है वो मेथड मैं बनाता हूँ, ठीक है। और उस एक का नाम मैं रख देता हूँ माई मेथड 1 और एक का नाम मैं रख देता हूँ माई मेथड 2। इस तरह आप जो है वो जितने मर्ज़ी मेथड बनाएं, माई मेथड 1 2 के आप लाखों मेथड भी बना सकते हैं, मगर मेन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन में फ़र्क तभी पड़ेगा जब आप सबको कॉल करेंगे, और सबको कॉल जो है वो करना आपको लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब कि मुझे एक चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इधर आप स्विच स्टेटमेंट लगा दें, ठीक है। अगर मज़ीद आप कोड का बचत करना चाहते हैं, कोई स्विच स्टेटमेंट में आप यूज़र को दबाएं भाई आप कौन सा फंक्शन जो है वो चलाना चाह रहे हो, तो जिस फंक्शन को वो कॉल करे उसके पीछे मेथड को कॉल कर दें। तो वो मेथड क्लास में जो मेथड पड़ा होगा मेन से बाहर, तो जाहिर सी बात है जब मेन से बाहर जो चीज़ होगी वो कंपाइलर उसको एक्सेसिबल ही नहीं करता। हमेशा वही चीज़ एक्सेसिबल होगी जो मेन मेथड के अंदर होगी, ठीक है। जो ये वाला मेथड है, ये वाला, ये मेन मेथड है, इसके अंदर जो चीज़ आप लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल इधर मैं लिखता हूँ माई मेथड 2। अब माई मेथड 1 का कोई काम नहीं है, अब सिर्फ माई मेथड 2 ही मेन के अंदर आएगा रन होने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि बल्कि मैं इसका जो है ना वो चेंज कर देता हूँ।
माई मेथड 2 के अंदर मैं अपना कोई और स्टेटमेंट लिखता हूँ, माई नेम इज़ अदील। तो आप ये देखेंगे कि अब इसका जो जो माई मेथड 2 के अंदर जो चीज़ है सिर्फ वही जो है वो डिस्प्ले होगी स्क्रीन के ऊपर। अब ये माई मेथड यूज़र डिफाइंड है ना, यूज़र डिफाइंड का मतलब है कोई भी, तो आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैक्स का नाम मैक्स ही है, उसका नाम चेंज नहीं हो सकता, जिसने बनाया उसने मैक्स ही रखा है। मगर जो यूज़र डिफाइंड है उनके नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे यार यूज़र डिफाइंड और जो दूसरे मेथड है उनमें क्या फ़र्क है, तो आप उसको इजीली समझा सकते हो कि यूज़र डिफाइंड में और बिल्ट इन मेथड में ये फ़र्क है। तो अब ये देखें कि मैं इसको माई मेथड 1 कॉल करता हूँ, तो अब ये माई मेथड 2 नहीं, माई मेथड 1 का सिर्फ कोड मेन के अंदर आएगा और वो रन होगा। ठीक है, मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में एक चीज़ बताई थी कि कोई भी कंसेप्ट प्रोग्रामिंग के अंदर आपने उसको समझना हो। आप चाहते हो कि मैं इस कंसेप्ट के ऊपर जो है वो जो है वो एक कह लें कि एक्सपीरियंस हो जाए, मुझे एक्सपर्ट हो जाऊं, तो कब, क्यों और कैसे, ये 3 चीज़ों का जवाब जो है वो आपके पास होना चाहिए। कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, कब इम्प्लीमेंट करना है, कब इसकी ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैंने आपको बता दिया, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्यों इम्प्लीमेंट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्यों इम्प्लीमेंट इसलिए करना है कि आपके पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 मेथड हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जब आप 100 मेथड को एक ही मेन के अंदर तो कॉल नहीं आप करवा सकते, आपको जब उस मेथड की ज़रूरत होगी तभी आप उसको कॉल करवाएं। तो ये इसकी वजह थी कॉल करवाने की, आप मेमोरी की बचत भी करवा सकते हैं और कोड को रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो अब अपना माइक ज़रा ऑन करें और बताएं कि मेथड को हम क्यों यूज़ करते हैं, ये मेथड क्या चीज़ है, कहाँ पे यूज़ होगा और इसका क्या तरीका है इसको एग्जीक्यूट करने का और किधर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथड दो टाइप्स का होता है, एक तो ऑलरेडी मेड है और एक जो यूज़र बनाता है। जो ऑलरेडी है उसमें तो आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, वो जिस तरह है वो उसकी फंक्शनैलिटी को उसको बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती, उसने जो काम उसका वही करेगा। जबकि यूज़र मेड में वो आपने खुद बनाना है, उसमें जो आप चाहें वो चेंजेस कर सकते हैं। और इसको फिर आप जितने मर्जी मेथड बनाएं उसको आपने तब ही रन होगा जब आप मेन में उसको कॉल करेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो मेमोरी बचेगी, दूसरा आपको हर दफ़ा कोड नहीं लिखना पड़ेगा मेथड का, और आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं जब आपको चाहें, और उसको बस मेन में आपको कॉल करना है और वो मेथड आपका चल जाएगा। अच्छा, इसको क्यों यूज़ करते हैं? इफ कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, जो मेथड है इसके फंक्शन होते हैं, और अगर मतलब डिफरेंट मेथड्स के डिफरेंट फंक्शन है, अगर आपको कोई फंक्शन पर्टिकुलर काम करना है तो आप उसको बस मेन में लाइक कॉल करेंगे और वो अपना वो वाला खास जो मकसद है वो उसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, चलें हम इसकी जो है वो एक मज़ीद हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। अब हम देखते हैं कि पैरामीटर, अब हमने डेटा पास करवाना है इसमें मेथड में, कि जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेटर बनाया था ना, तो उस तरह भी अब ये देखें, मैंने आपको देखा था ना कि कोड को रीयूज़ हम कर सकते हैं। तो ये देखो मेथड तो एक दफ़ा बनाया मगर 3 दफ़ा कॉल किया, तो ये 3 दफ़ा चलेगा। ठीक हो गया? ठीक। ठीक है, अब इसके आगे है मेथड पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स का जैसे कि हम देख चुके हैं कि इसको जो है वो मेथड के पास किया जाता है, डेटा को पास करने के लिए जो है वो पैरामीटर्स इस्तेमाल होते हैं, और पैरामीटर जो है वो वेरिएबल का काम करते हैं मेथड के अंदर, मतलब कि डेटा को अपने अंदर सेव करवाने के लिए पैरामीटर्स जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक हो गया? ठीक। तो अब हम इसमें मज़ीद इसका देखते हैं कि पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द मेथड नेम इनसाइड द पैरेंथीसिस। पैरेंथीसिस के अंदर ही इसको जो है वो आपने लिखना होता है, ये पैरेंथीसिस हैं। उसके अलावा यू कैन ऐड एज मैनी पैरामीटर्स एज यू वांट, जस्ट सेपरेट विद देम विद द कॉमा, मतलब कि कॉमा से सेपरेट करके आप एक से ज़्यादा पैरामीटर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो फॉलोइंग एग्जांपल हैज़ अ मेथड दैट, अच्छा अब इसको जो है वो हम देख लेते हैं इस एग्जांपल को। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है, यही चीज़ जो है वो हमें पता नहीं होता, मगर वर्किंग इसकी बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास कंसेप्ट है ना, आपको पता है ये चीज़ का, तो आपके लिए समझना बहुत ईजी है। आप बहुत ईजी से वे से आप जो है वो उसको समझ सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैंने क्लास बनाई मेन की, ठीक है, उसका जो है वो मैंने एक मेथड बना लिया उस क्लास के अंदर, और उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया एफ़ नेम का,
और उस वेरिएबल के डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, मतलब कि कोई भी चीज़, कोई भी करैक्टर नंबर वो आप स्टोर इसमें स्ट्रिंग में करवा सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का एफ नेम का मतलब है कि जो भी इस वेरिएबल में नाम होगा वो डिस्प्ले होना चाहिए, और प्लस का मतलब है कि कनकैटिनेट कर दे, इन दोनों को जोड़ दे, ठीक है। और एफ नेम का वेरिएबल अब किधर आ रहा है, अब ये देख सकते हैं कि एक दफ़ा माई मेथड कॉल करवाया तो उसके अंदर वैल्यू क्या पास करवाई है, लियम। लियम। अब जब पहली दफ़ा मेथड चलेगा तो अब एफ नेम में वैल्यू कौन सी होगी, लियम जो के साथ दूसरा नाम है। हाँ, लियम के साथ रेफरेंसेस जो भी है, अजीब ही नाम है इन गोरों के भी। तो ये जो है वो डिस्प्ले, जब दूसरी बार चले जाकर वैल्यू मैंने दोबारा डिफरेंट पास करवाई तो वो जाहिर सी बात है, आपको मैंने हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जो नई वैल्यू होगी वो उसके जो है वो ओवरलोड हो जाएगी, मतलब कि वो गिनी जाएगी, पुरानी वैल्यू क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया। ठीक। उसके बाद मेथड नंबर 3 है, मतलब कि उसी मेथड को दोबारा कॉल किया मगर उसकी वैल्यू हमने चेंज कर दी है, तो पुरानी दोनों वैल्यू डिलीट हो जाएंगे, जो नई वैल्यू है वो दोबारा से रन हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं कि तीनों वैल्यू मुख्तलिफ किस्म की रन हो चुकी हैं। ठीक हो गया। ठीक। अच्छा, अब हम पैरामीटर को हमने देख लिया, मुफ्त एक से ज़्यादा पैरामीटर को भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह ही आपने क्या करना, सिर्फ ये डिफरेंस है कि ये कॉमा लगा के एक और उसकी एक और वेरिएबल मैंने बनाया, उसका डेटा टाइप मैंने रखा इंट, ठीक है। और इसी तरह सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एफ नेम के अंदर जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, और एज के अंदर जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। मतलब कि ये फंक्शनैलिटी तो सारी मैं कॉल कर रहा हूँ मेन के अंदर, मगर उसके अंदर डेटा मैं अपनी मर्जी का हर बार डिफरेंट दे सकता हूँ। अब ये पैरामीटर के साथ मेथड यूज़ करने की क्या वजह हो सकती है भला बताएं। हाँ, मैं वैसे ही क्यों नहीं, मतलब कि अगर मैंने वैल्यू ही डिस्प्ले करवानी है तो मैं वैसे ही करवा दूँ, इसके अंदर लिख दूँ भाई ये लियम है और ये एज है इसकी, तो मुझे हर दफ़ा मतलब कि ये क्यों मैं इस तरह मल्टीपल क्यों पैरामीटर को ही क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे भी काम हो सकता है। मतलब कि हर दफा जब मेथड आप रन करेंगे, मतलब आप क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मैंने एफ नेम और एज जो है वो पैरामीटर क्यों यूज़ किया है, मैंने दरअसल ये पूछ रहा हूँ। वैसे भी काम हो सकता था, मैं मेथड के नीचे ये तीनों वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले करवा देता और वो तीनों डिस्प्ले हो सकती थी, मतलब कि एक सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन 3 दफ़ा लिखता तो वो तीनों वैल्यू डिस्प्ले हो जानी थी ना। इससे मेमोरी सेव होगी, मतलब जितनी दफा वो चाहेगा यूजर उतनी दफा वो माय मेथड को कॉल करके और जो जो नेम है वो कॉल लेगा, बजाय इसके कि सारा वो उसमें लिखें। बिल्कुल, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यही वजह होती है पैरामीटर को इस्तेमाल करने की, कि फॉर एग्जांपल आपने ये पैरामीटर के अंदर जो वैल्यू दी हुई है ना, ये यूज़र रन टाइम पे दे सकता है। मतलब कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन तो वो तो एक दफ़ा चल जाएगा, मगर यूज़र तो नहीं दे सकता उसको दोबारा, और वो जो वैल्यू दी होंगी सिर्फ वही चलेंगी। मगर रन टाइम पे अगर वैल्यू देनी है तो आप मेथड के अंदर पैरामीटर से आप जो वो उसको वैल्यू पास करवा सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, मतलब कि मेन मेथड अगर किसी को, अब ये देखें अगर इसको हम छुपा दें इस मेथड की वर्किंग को, तो अब इस मेथड के अंदर वैल्यू यूज़र दे सकता है ना। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये चीज़ जो है वो छुप जाएगी यूज़र से, ये उसको मिलेगी नहीं। जिस तरह आपको मैक्स का नहीं ना मिल रहा कोड और वो उन्होंने छुपाया हुआ है, इसी तरह ही आप भी इसको छुपा दें, बस यूज़र को कह दें क्लाइंट को यार ये मेथड के अंदर ये आप नाम और उसका एज लिखोगे तो वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा, सिंपल। बाकी उसके लंबे चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल मैक्स के फंक्शन के अंदर भी दो मल्टी पैरामीटर ही इस्तेमाल हुए थे, मल्टीपल पैरामीटर, 2 वैल्यू दी थी ना आपने जी, तो उसका भी सेम इसी तरह ही कोड था, मगर उसकी लॉजिक ये दी हुई थी कि जो वैल्यू मैक्सिमम है सिर्फ वही उस मैक्स के अंदर जो है वो शो हो। तो अब रिटर्न वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि वैल्यूज़ को जो आप रिटर्न भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब है कि एक क्लास है, उसके अंदर एक मेथड बनाया है और उसका जो है मैं क्योंकि इंट, अब ये देखें ऊपर जो डेटा टाइप थी वो क्या थी, वाइड का मतलब है कि कोई भी वैल्यू इसके अंदर रिटर्न नहीं हो रही। ठीक है, वाइड का मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यू किसी भी किस्म की इस मेथड में रिटर्न नहीं हो रही। मेथड को हम एज अ वेरिएबल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, मेथड के अंदर डेटा भी आप स्टोर करवा सकते हो। ठीक हो गया। अब ये नीचे अगर हम देखें
तो आप देख सकते हो कि इसकी डेटा टाइप उसने क्या रख दी, इंट। मतलब कि अब मैं अगर ये रिटर्न 5 प्लस एक्स करता हूँ तो ये 5 प्लस एक्स का मतलब क्या है कि इंट के अंदर मैंने क्या वैल्यू दी हुई है, एक्स। ठीक है, नहीं मतलब कि ये मेन मेथड में मैं जब ये माई मेथड को कॉल करता हूँ 3 दी हुई है ना, एक्स के अंदर वैल्यू क्या है 3, मतलब कि ये माई मेथड के अंदर 3 वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है यूज़र की तरफ से, और जो वैल्यू आ चुकी है रिटर्न 5 का मतलब क्या है कि जो वैल्यू आई हुई है उसमें प्लस 5 करके जो आंसर है वो रिटर्न कर दे मेथड के अंदर। ठीक है, अब मेथड के अंदर 5 ऑलरेडी स्टोर है, मगर जब मेन के अंदर हम कॉल करेंगे तो 5 प्लस 3 क्यों हो रहा है, क्योंकि हम उसको रिटर्न 5 प्लस 3 कर रहे हैं। ठीक है, अगर इधर इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये देखें कि इसको मैंने 3 वैल्यू पास की है, अगर मैं इसको जो है वो 5 वैल्यू पास करूँगा तो इसका मतलब ये है कि 5 तो ऑलरेडी रिटर्न हो रहा है मेथड को, मतलब कि मेथड के अंदर 5 ऑलरेडी आ चुका है, और x वैल्यू हम यूज़र से ले रहे हैं कि मतलब कि यूज़र कितना एंटर करवाना चाह रहा है 5 के अंदर। ठीक है, एक वैल्यू फिक्स हो गई मगर दूसरी वैल्यू यूज़र अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता है। तो मैं इसको जो है वो अब ये इसका आंसर जो है वो 10 आएगा, क्योंकि मैंने यूज़र ने 5 ऑलरेडी था, और ये भी एक सिनेरियो हो सकता है ना कि एक बंदा कहे नहीं यार 100 तो ऐड करने ही करने हैं, मगर बाकी जो यूज़र जितने भी चाहे वो फिर उसमें भी ऐड हो जाए, तो ये सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर आपने ये तरीका इस्तेमाल करना है। ठीक, तो इस तरह आप जो है वो दोनों पैरामीटर भी यूज़र से लेके उसको रिटर्न करवा सकते हो, मगर ये वाइड नहीं इधर लिखना। ये प्रोग्रामिंग में यही मसला है कि अगर आपको अब देखो ना, आपको अब कंसेप्ट का पता चल गया ना, तो अगर आप ये रिटर्न एक्स प्लस वाई रट्टा मार लो इस कोड का, अब आपको उधर जाके भूल गया यार इधर इंट था या वाइड था, अगर आप इधर वाइड लिखाते हो तो आपको एक नंबर में नहीं मिलना, सारा प्रोग्राम जितना भी आपने 100 लाइनों का लिखा है वो 0 हो जाएगा। ठीक, ये मार पड़ती है, जिस तरह मैथ में होता है ना कि आप वैल्यू को गलत दे दें तो सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, बेशक जितनी मर्जी मेहनत की हो, प्रोग्रामिंग में भी यही हिसाब है। और इसमें मेथड में पब्लिक प्राइवेट लिखना होता साथ, पब्लिक प्राइवेट ऊप में आएगा ना, वो हम ऊप में देखेंगे, वो भी लिखना होता है। फॉर एग्जांपल आपने मेथड को जो है वो अभी तो हमने सबको पब्लिक रखा हुआ है, मतलब कि ये सारे पब्लिक के लिए असेसिबल है, जिसका दिल करता है उसको सर्च कर ले, मगर एक दो हो रहे हैं। ठीक है, एक प्राइवेट है और एक प्रोटेक्टेड है। प्राइवेट का मतलब है कि ये जिस क्लास के अंदर कॉल हुआ है सिर्फ उसी क्लास के अंदर असेसिबल है, बाकी चीज़ों के अंदर वो असेसिबल ही नहीं है। ठीक है, और प्रोटेक्टेड का मतलब है कि जिस क्लास में ये जो है वो इनहेरिट हो रहा है सिर्फ उसी क्लास में ये आ सकता है, बाकी क्लासेस में ये नहीं आ सकता। मतलब कि अगर मैं किसी को पास देना चाहूँ कि ये क्लास ही सिर्फ इसको असेस करे बाकी नहीं ना करें, तो वो फिर मैं उसके लिए प्रोटेक्टेड का इस्तेमाल कर लूँगा। ठीक है, तो अब ये इसी तरह ही ये भी सेम टू सेम मल्टीपल पैरामीटर के लेके रिटर्न की एग्जांपल है। रिटर्न एक्स प्लस वाई क्या करेगा, जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी उन दोनों को प्लस करके रिटर्न कर देगा माई मेथड के अंदर। तो माई मेथड 5 3 और 5 3 क्या हो जाएगा 8। हेलो, हाँ जी हाँ जी। अब ये मैंने आपको कहा था ना कि माई मेथड जो है वो एक एज अ वेरिएबल भी काम करता है, तो उसकी ये नीचे उसने एक एग्जांपल दे दी है। अब ये देख सकते हैं कि 5 प्लस 3 क्या होगा 8, और 8 किसके अंदर स्टोर हो गया, पूरे फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब ये पूरे फंक्शन के अंदर स्टोर हो गया ना 8, तो 8 को फिर मैं एक अलग से वेरिएबल में स्टोर कराता हूँ जी। अब जी के अंदर क्या स्टोर हो गया इसके अकॉर्डिंग 8, और उसी 8 को मैं कॉल शो करवाऊंगा तो वो 8 ही मुझे शो होगा। ये एज अ स्टोरेज मैंने यूज़ कर लिया फंक्शन को। ठीक है, अब हम नीचे, हाँ मेथड के अंदर आप जो मर्ज़ी लगाते रहें वो आपकी जो है वो सवाब दीद है, जो मर्ज़ी आप लगाएं। तो चलो इस एग्जांपल को जो है वो हम देख लेते हैं कि इसके अंदर जो है वो हमने कोई भी वैल्यू हम रिटर्न नहीं कर रहे। अगर वाइड लिखा हुआ तो समझो कि उसमें वैल्यू रिटर्न हो ही नहीं रही। वाइड का मतलब है कुछ भी रिटर्न नहीं करना। ठीक है, उसके बाद एक इंट एज है। ठीक है, पैरामीटर ज़रूर मैं पास डेटा ज़रूर पास करवा रहा हूँ मगर रिटर्न नहीं वैल्यू करवा रहा। तो एज के अंदर क्या है कि अगर उसकी एज जो वो कस्टमर एंटर कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एज के अंदर उसने 20 वैल्यू स्टोर करवाई है। ठीक है, पैरामीटर की मदद से
A20 जो है वो स्मॉलर दैन 18 है, ये बिल्कुल जो है वो ये नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन जो है वो फॉल्स है। फॉल्स अगर हो जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली किसके ऊपर वो आ जाएगा, एल्स के अंदर। तो एल्स वाली कंडीशन आप ये देख रहे हैं कि एल्स वाली कंडीशन जो है वो रन हो रही है। इसकी समझ आ गई सारी आपको? हाँ जी, आ गई। हाँ, तो अब हम इसका ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम मेथड ओवरलोडिंग की तरफ चलते हैं कि मेथड का जो है वो ओवरलोड करने का तरीका क्या है, हम किस तरह इसको जो है वो ओवरलोड करवा सकते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल हम जो है वो देखते हैं। एक क्लास मैंने क्रिएट की, उस क्लास के अंदर जो है वो दो मेथड हैं। एक स्टैटिक इंट प्लस मेथड इंट है, ठीक है, जो मतलब कि मेरी वैल्यूज़ को जो है वो प्लस करेगा इंट वाली वैल्यू को, ठीक है, और नीचे मैं सिर्फ उसकी डेटा टाइप चेंज कर रहा हूँ, मगर वो उसका नाम जो है वो चेंज है मेथड का। प्लस मेथड डबल, और डबल एक्स और डबल वाई, ठीक है, और वो वेरिएबल दोनों सेम है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, मतलब कि वेरिएबल्स सेम है मगर ये वेरिएबल दोनों डिफरेंट एक्ट करेंगे। ये एक्स और वाई इसमें भी यूज़ हो रहा है और एक्स और वाई इसमें भी यूज़ हो रहा है। होना तो ये चाहिए कि इन दोनों की खिचड़ी पक जाए। अगर तो हम डायरेक्ट एक्स वाई और इधर हमको ए भी यूज़ कर लें, फिर तो सीधा सीधा डिफरेंस हो गया। अगर मैं चाहता हूँ नहीं यार वेरिएबल सेम ही रहे मगर मेथड दोनों डिफरेंट वर्क करें, तो उसको हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मतलब कि एक चीज़ के अंदर ऊपर आपने कोई चीज़ जो है वो रख दी है, और जिधर जिधर वो चीज़ जाएगी वो अपने साथ वो दूसरी चीज़ को भी लेके जाएगी। वो जिस तरह वो गाड़ी उठाने वाला नहीं लिफ्टर होता ट्रैफिक पुलिस वालों के पास, तो वो लिफ्टर जब गाड़ी को उठाता है तो वो दरअसल वो दोनों ओवरलोड हो रहे होते हैं। मतलब कि एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को उठाया हुआ है, वैसे हैं दोनों गाड़ियाँ। इसी तरह ही फंक्शन जो है वो वेरिएबल दोनों सेम है, इधर भी एक्स है और नीचे भी एक्स है और ऊपर भी वाई है, मगर ये दोनों वर्क क्या करेंगे, डिफरेंट। लेकिन दोनों को वैल्यू अलग तरीके से देनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब इसको इंट वाली वैल्यू ही देनी है, फ्लोट डबल वाली वैल्यू नहीं देनी, ठीक है। ठीक है, मतलब कि यही इसका डेटा टाइप ही है जो इन दोनों को डिफरेंस बना रही है। उसका नाम भी है, बिल्कुल है, मगर डेटा टाइप का भी इसमें डिफरेंस है। मतलब कि आप बहुत तरह की ओवरलोडिंग है। जब आप ऊप को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी किस्में ओवरलोडिंग की। इसमें सारा उसने यूज़ कर लिया, इसने डेटा टाइप का डिफरेंस भी बना दिया है, इसमें उसने नाम का डिफरेंस भी बना दिया है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं ना कि आगे उसने इधर इंट लिखा है, इधर डबल लिखा है, मगर जो मेन जो सिमिलैरिटी है वो किसकी है, वेरिएबल्स की। हाँ जी, ठीक है। अब नीचे हम चलते हैं, इसको जो है वो हमने प्लस मेथड के अंदर 8 5 हमने इस्तेमाल किया तो वो उन दोनों को प्लस करके हमें जवाब दे देगा। अगर इंट वाली 8 + 5 करें तो वो 13 बनता है। अगर हम डबल वाली को करें प्लस मेथड डबल, तो आप ये देख सकते हैं 4.3 और 6.26 जो है वो 10.55 बन जाता है। तो इसी तरह ही हमने इन दोनों को, ये जो जाहिर सी बात है मेथड को हमने वेरी एज अ स्टोरेज स्पेस भी यूज़ किया है, ठीक है। जो भी इनके अंदर रिजल्ट आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, जो न्यू वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है। न्यू वेरिएबल क्या है, mynum1, ठीक है। अब मेथड के अंदर वैल्यू तो स्टोर है, मगर मेथड को हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते। मतलब कि अगर इधर लिखूँ ना system.out.println और आगे मैं मेथड का नाम लिख दूँ तो वो जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इसको वैसे हम करके देख लेते हैं कि क्या भाई ये देता है रिज़ल्ट। मेरे ख्याल में जावा के अंदर होता है ये। जी बिल्कुल होता है। आप इसको एज अ स्टोरेज स्पेस भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं, इसको हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया। प्लस मेथड इंट 8 5 के अंदर क्या स्टोर है, 13। तो आप इसको println करेंगे तो आप बगैर इसको वेरिएबल में स्टोर किए भी इसको शो आप करवा सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। तो अब हम इसकी मज़ीद कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि ये प्लस मेथड है और ये डबल। अब ये देखें, अब इसमें उसने क्या किया है कि अब उसने वो मेथड का नाम भी सेम कर दिया है, मगर डेटा टाइप जो वो डिफरेंस है।
मतलब कि आपने कोई एक डिफरेंस ज़रूर रखना है ठीक है। ओवरलोडिंग के लिए, कोई एक डिफरेंस ज़रूर। अब जाहिर सी बात है एक ओवर लिफ्टर है, गाड़ी है, डिफरेंस है मगर काम तो दोनों का सेम है, हम्म, ठीक है, कर दोनों प्लस ही रहे हैं मगर उनकी जो नेचर है वो डिफरेंस हो गई है, ठीक। ठीक है। मतलब कि एक ऐसा सिनेरियो है, कोई बंदा आपको कहता है यार करना प्लस ही है मगर एक वैल्यू क्या है इंट में और दूसरी वैल्यू किस में है, डबल में, करना प्लस ही है। तो आपने कोड को बचाने के लिए फिर आप क्या करते हो, मेथड की ओवरलोडिंग। ठीक। ठीक हो गया, समझ आ गई इसकी क्यों, कब और कैसे वाला सिस्टम भी मैंने आपको इसका सारा बताया है। इसकी आपने मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करनी है। वैसे मैं आपको पिछले टास्क भी और नेक्स्ट जो टास्क है वो इकट्ठा ही बना के आपको सेंड करता हूँ। तो वैसे आपने किए हुए हैं वो टास्क सारे, मगर फिर भी आप एक दो दफ़ा जो है वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए वो आसानी हो जाएगी मज़ीद। अब हम स्कोप है, स्कोप के किसको कहते हैं, एरिया को, कि कौन सा रीजन है जो उसके अंडर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह एक इंस्पेक्टर है उसके अंडर एक थाना है, ठीक है। फॉर रियल एग्जांपल में मैं इसकी एक एग्जांपल दूंगा, भाई वो अपने थाने के अंदर जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। अगर अब वो दूसरे थाने में चला जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, मतलब कि वो दूसरे का पाबंद हो जाएगा। बेशक वो इंस्पेक्टर है खुद, मगर जब दूसरे थाने में जाएगा तो वो एक ऐसा बंदा, मतलब कि कोई क्लाइंट ही ट्रीट होगा मगर आम आदमी ही ट्रीट होगा, क्योंकि वो उसके ऊपर कोई हुक्म नहीं चला सकता क्योंकि थाना दूसरे बंदे के अंडर है। इसी तरह ही वेरिएबल्स का भी एक स्कोप होता है, एक जो है वो उनका एक असेसिबल एरिया होता है जिनके अंदर ही वो असेसिबल होते हैं, बाकी चीज़ों के अंदर वो असेसिबल जो है वो नहीं होते। तो जिस तरह कि हम ये इसको देख सकते हैं कि कोड हेयर कैन नॉट यूज़ एक्स, कोड हेयर कैन यूज़ एक्स। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि इसमें एक क्लास बनी, उसको मैंने जो है वो एक्स की वैल्यू मैंने रखी 100, ठीक है। और 100 जो है वो उसके, जाहिर सी बात है कंपाइलर जो है वो लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है, एक ही दफ़ा वैल्यू को एग्जीक्यूट करवाता है। तो मैं उसके नीचे अगर उसको लिखूंगा तो वो एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि अगर आप उसको एक्स के ऊपर लिखेंगे तो वो जो है वो काम नहीं करेगा। मतलब वेरिएबल को डाटा स्टोर करने के बाद लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, पहले नहीं लिख सकते। हाँ जी, क्या तो यही रहा है, अब देखते हैं। बिल्कुल जी, यही उसका मतलब है। अब उसको जाहिर सी बात है कंपाइलर ने पहले क्या चलाया है, प्रिंट वाला, और उसने ऊपर ही देखना, नीचे नहीं देखना। हालांकि ये एक फ्लाई आप कह सकते हैं, इसको भी हो सकता है ये बाकी लैंग्वेजेस में उन्होंने इसको कर लिया हो, उसका स्कोप बढ़ा दिया हो, मगर जावा में आपने ये ज़हन नशीन रखना है कि ये अक्सर गलती कर जाते हैं ना। अब फॉर एग्जांपल आपको रिटर्न में कोड लिखना है, आपका एग्ज़ाम है तो आपने उधर कोड लिखना है, आपको नहीं पता कि आप, हो सकता है आप गलती कर जाओ, पहले प्रिंट करवा दो और वेरिएबल नीचे डिक्लेयर हुआ, अब वो उसके स्कोप से बाहर हो गया है। मतलब क्या, उसने नीचे ही देखना, ऊपर नहीं वो देखेगा। जब उसने नीचे देखना है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो वो सिंपल उस क्या करेगा, एरर दे देगा। ठीक। अब हम, अच्छा, ब्लॉक स्कोप का क्या मतलब है इसको देख लेते हैं हम। ये भी बड़ी अहमियत है इसकी भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक ब्लॉक बनाया, ये ब्रैकेट्स लगा के, पैरेंथेसिस लगा के एक ब्लॉक बनाया, उसके अंदर जो है वो मैं पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, फिर जो है वो मैं उसको डिक्लेयर कर लेता हूँ। वो इसका मतलब ये है कि वो ब्लॉक के अंदर अंदर जिधर मर्ज़ी वो लिखे तो वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, मतलब कि वो असेसिबल है। अगर ब्लॉक के बाहर मैं वो लिखूंगा, मतलब कि पैरेंथेसिस के बाहर वो लिखूंगा, तो वो असेसिबल नहीं है। और ब्लॉक के अंदर भी वेरिएबल पहले लिखना है तब जाके प्रिंट होगा, अगर बाद में लिखेंगे तब भी नहीं होगा। हाँ, मतलब कि मैं इसको जो है ना वो आप इसके ऊपर लिखता हूँ मगर है ब्लॉक के अंदर ही। अब देखो ना, कंपाइलर लकीर का फ़कीर है, मतलब कि जो चीज़ मैं उसको जो है वो बताऊंगा उसी तरह ही उसने जो है वो उसको यूज़ करना है। अच्छा, वो ऊपर वाला भी कह रहा है कि उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, मतलब ब्लॉक के बाहर तो हो ही नहीं सकता, और लेकिन ब्लॉक के अंदर भी वेरिएबल से पहले अगर लिखेंगे तो नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी आपने जो है वो इसका ध्यान रखना है। अब ये छोटी मोटी आप प्रोग्रामिंग के अंदर यही सबसे बड़ा इशू है कि जब लॉजिकल एरर आप करते हो ना तो आपका वो सर फट जाएगा मगर उसका एरर रिजॉल्व नहीं होगा।
मतलब कि वो कंपाइलर ही बेबस हो जाएगा बेचारा, वो आपको ये बताने लायक ही नहीं रहेगा कि इसमें एरर किधर है। फिर आपको वो अगर लाख लाइंस लिखी हुई है ना, तो वो आपको लाखों लाइनें जो है वो दोबारा देखनी पड़ेंगी, फिर आपका वो कोड जो है वो आप उसको पता चलेगा कि ये एरर किधर है। ठीक। समझ आई? इसलिए हाँ जी। आप प्रोफेशनल बंदे क्या करते हैं, जब एक ब्लॉक बना लेते हैं, एक मेथड बना लेते हैं, उसको पहले टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ यार इसमें कोई मसला तो नहीं है। ये ऐसा नहीं है, मतलब कि आपने हर चीज़ को बगौर देख के फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, देख देख के पाँव रखना है, ये किसी भी वक्त आप फिसल सकते हो। ठीक है, अब ये अगर आप दौड़ने लग जाओगे किसी जगह पे और आपको पता है कि कहीं पे भी ये फिसल सकता हूँ, तो जब दौड़ोगे तो चांस ज़्यादा होंगे आपके मरने के। तो इसी तरह ही अगर फॉर एग्जांपल एक आप 2-3 हज़ार लाइंस कोड लिख लेते हो, आपके अकॉर्डिंग तो सारा ठीक है, मगर आप चलाते हो, कंपाइलर भी कहता है सारा ठीक है, मगर वर्किंग कोई नहीं कर रहा वो। इसका मतलब है कि कोड के अंदर कौन सा एरर है, लॉजिकल एरर। और वो सबसे मुश्किल एरर वो होता है ढूंढना, कि वो हमें ना मिलता है और ख़ुद ही हमें फिर वो उसको सर खपा के ढूंढना पड़ता है। तो ये स्कोप ठीक। का आपको पता लग गया होगा। अब रिकर्जन की तरफ आते हैं। तो recursion is a technique of making function call itself. This technique provides a way to break complicated problems down into simple problems which are easier to solve. Recursion may be a bit difficult to understand. The best way to figure out it works is to experiment with it. ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रिकर्जन को ही हम एक्सपेरिमेंट करें, बाकी कोडिंग को भी जब तक कोई भी बंदा, फॉर एग्जांपल आप अपनी एग्जांपल देखो, आपने इसको प्रैक्टिस किया तो आपको अब सारी चीज़ें आसान लगेंगी। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ते जाते, बेशक 4 साल भी आप लगा लेते ना, प्रैक्टिस ना करते, आपको कोड नहीं आना था। ठीक है, ये शुरू से ही आपको प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ती है, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, फिर ही आप इसको समझ सकते हैं। आप लॉजिक्स भी बना सकते हैं, इसको आप जो है वो लॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जो रिकर्जन है, रिकर्जन का मतलब क्या है कि फंक्शन ही अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा है। ठीक है, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है, इसकी एग्जांपल के में हम देखते हैं। पहले इसकी वर्किंग चेक करते हैं कि ये एक सबसे पहले तो एक मेन जो है वो बनाया है मैंने, और उसके अंदर जो है वो मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसकी डेटा टाइप इंट है। सम मैं कर देता हूँ 10 और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln रिजल्ट, मतलब कि सम के अंदर जो भी वैल्यू है वो क्या हो जाए, रिजल्ट के अंदर जाके सेव हो जाए। अब सम के अंदर वैल्यू कौन सी है, 10। मगर ये 55 क्यों आ रही है, 10 क्यों नहीं आ रही? दरअसल ये फंक्शन ही अपने आप को दोबारा कॉल कर करके अपने आप को उसने 55 बनाया है। ठीक है, अब अपने आप को दोबारा कैसे वो कॉल कर रहा है, ये जो लॉजिक लगी हुई है, इफ़ कंडीशन जो लगी हुई है, इसकी वजह से। ठीक है, अब ये इंट के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, ज़रा बताइएगा। के अंदर 10 होगी। 10 होगी, बिल्कुल आपने ठीक बताया। अब कंडीशन के अंदर वैल्यू कौन सी है, 10। 10 जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई। ठीक है, और रिटर्न क्या करेगा, के अंदर ऑलरेडी वैल्यू है 10 प्लस सम 10 माइनस क्या हो जाएगा 9, 10 प्लस 9 कितना हो गया 19। ठीक है, तो अब वैल्यू के अंदर क्या स्टोर हो गई 19। तो अब ये फंक्शन ऑटोमेटिकली दोबारा चलेगा ना जी। ठीक है, समझ ले के चलेगा जब तक ये कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। अच्छा, जब तक मतलब 0 से वो समाप्त नहीं होगी। हाँ, ये वही लूप वाला फंक्शन है ना। लूप को अगर आपने मैनुअली इंप्लीमेंट करना है तो वो फिर रिकर्जन को ही आप इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि फंक्शन ही अपने आप को ही चलाता जाए जब तक वो कंडीशन जो है वो नहीं होती। ये लूप के बिल्कुल बगैर है, मतलब कि लूप का इस्तेमाल ही नहीं किया आपने, ना वाइल का इस्तेमाल किया, ना फॉर का इस्तेमाल किया, ना स्विच का किया, मगर फिर भी ये फंक्शन कॉल कर रहा है ना अपने आप को दोबारा, कंडीशन ही आपने ऐसी बना दी। तो इसलिए इसको रिकर्जन का मतलब ये है कि फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल करे, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है कॉल करता रहे, जब फॉल्स हो जाएगी तो वो एल्स के अंदर रिटर्न 0 है, तो रिटर्न 0 क्या करेगा, 0 का मतलब क्या होता है ऑफ, तो वो पूरे प्रोग्राम को क्या कर देगा ऑफ। ठीक है, अब वाइड के अंदर आप रिटर्न कुछ नहीं करा सकते, इस फंक्शन के अंदर आपने रिटर्न 0 करवाना है, तो क्योंकि ये इंट है तो ये 0 इसके अंदर रिटर्न होगा, तो फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा क्लोज। ठीक है, रिकर्जन की समझ आ गई है।
ठीक है, तो इसी तरह ही आपने इसकी बाकी एग्जांपल्स को भी देख लेना है। तो इंशाल्लाह ताला ऊप जो है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। अभी हम जो है वो थोड़ा सा अपने टॉपिक को देख लेते हैं। जो हमारा सेमिनार है उसके अंदर अरे का तो हमने ऑलरेडी अरे को तो हम पढ़ चुके हैं, मेथड को हमने आज पढ़ लिया जो बहुत ज़रूरी था। मतलब कि अब हम डेटा स्ट्रक्चर के तरफ जो है वो जा सकते हैं। मतलब कि इसके जो प्री रैक थे वो सारे हमने कवर इन कर लिए हैं। मतलब कि अब आप ये लिस्ट का, स्टैक का, क्यूज़ का जो भी कोड देखोगे अब वो आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले हम लिस्ट को देख लेते हैं कि लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर कैसे वर्क करती है और वो कैसे काम करती है। इसकी वर्किंग को हम देख लेते हैं, मगर इम्प्लीमेंट हम इसको कल करेंगे। एक वेबसाइट है, बड़ी अच्छी वेबसाइट है ये। इसको आप जो है वो लर्निंग के लिए भी W3 स्कूल की तरह ही आप इस्तेमाल करते हैं। ट्यूटोरियल पॉइंट, इसके अंदर आपको हर तरह का ट्यूटोरियल जो है वो मिल जाएगा और बड़ा बेहतरीन इन्होंने जो है वो प्रॉपर, जिस तरह W3 स्कूल में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना कोडिंग की, इसी तरह ही इन्होंने भी वो फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड की हुई है। तो वीडियो कोर्सेज भी हैं इनके, वीडियो कोर्सेज देख के भी आप जो है वो इसमें कर सकते हैं। हम अब इसमें सर्च करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। जो भी कोर्स आप पढ़ रहे हैं उसके ट्यूटोरियल आपको ऑथेंटिक आपको इधर से मिल जाएंगे। प्रॉपर उन्होंने फ़्लो के साथ जो है वो उसको डिस्क्राइब किया होता है, डिफ़ाइन किया होता है। तो हम इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की तरफ ही जाएंगे, मगर वीडियो का लेक्चर हमने नहीं देखना था जी। ये हमने PDF को हम जो है वो ओपन कर लेते हैं। यार पहले तो ये फ्री था, अब ये पेड तो नहीं कर दिया उन्होंने? मेरे हाल में पेड ही हो गया हुआ ये। अच्छा, पहले ये पैसे नहीं लेते थे। बड़ी अजीब बात है। वैसे ये फ्री साइट थी बिल्कुल। चलें हम कोई और साइट देख लेते हैं। हमारे ज़माने में जो है वो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी। नहीं है, फ्री है बिल्कुल जी, फ्री है। मगर हम जो है वो सर्च कर रहे थे PDF को, जिसकी वजह से जो मतलब कि PDF के अंदर आपने अगर वो लेना है तो फिर वो उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। वैसे जो है ये फ्री है जी। लिस्ट को देखना है और हमने स्टैक और क्यू को देखना है। तो इनको जो है वो हम देखेंगे, लिस्ट, स्टैक और क्यू को। सबसे पहले तो हम आते हैं लिस्ट की तरफ। ऑपरेशन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑपरेशन कौन से होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के। सर्चिंग का ऑपरेशन होता है, उसको हम पहले जो है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। ये सर्च का ऑपरेशन होता है जिसके अंदर हम जो है वो कोई किसी जो भी आपके पास जो है वो स्टोर है डेटा, उसके अंदर से हमने कोई चीज़ सर्च करनी है तो उस ऑपरेशन को सर्च कहते हैं। फिर सॉर्ट है, मतलब कि एक तरतीब के साथ वो चीज़ें रख दे। मतलब कि 1, 5, 6, 10, 9 लिखा हुआ है तो उसको यहाँ असेंडिंग में कन्वर्ट कर दे या डिसेंडिंग में कर दे। ठीक है, ये इस ऑपरेशन को सॉर्ट कहते हैं। इंसर्ट का मतलब है उस ऑलरेडी जो डेटा स्टोर है उसके अंदर कोई नई चीज़ इंसर्ट कर देनी है। अपडेट का मतलब है ऑलरेडी जो डेटा है उसको अपडेट कर दे। डिलीट का मतलब है सिंपल डिलीट कर दे। तो ये सारे ऑपरेशंस आप डेटा स्ट्रक्चर के हैं। आप इस अरेज के अंदर भी इसको लगा सकते हैं, लिस्ट के अंदर भी लगा सकते हैं और स्टैक और क्यू के अंदर भी लगा सकते हैं। मगर इनका जो डिफरेंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि मतलब कि स्टोरेज स्पेस, एज अ स्टोरेज स्पेस आप इनको यूज़ कर सकते हैं और इन तीनों का अपना अपना एक अलग से फ़ायदा है। जिस तरह अरे के अंदर हम जो वो डेटा को स्टोर करते थे, अभी हमने डेटा को स्टोर ही किया है। अगर हम उस डेटा के ऊपर एक फ़ंक्शन इम्प्लीमेंट करें सर्च का, कि मतलब कि डेटा को सर्च भी हम कर सकें, तो उसको वो फिर हम डेटा स्ट्रक्चर उसको कहेंगे कि मतलब कि प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में वो डेटा जो वो मैनेज हुआ हुआ है। सबसे पहले हम लिंक लिस्ट की तरफ चलते हैं।
अ लिंक लिस्ट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स विच आर कनेक्टेड टुगेदर विया लिंक। सिंपल एग्जांपल एक मैं दे सकता हूँ आपको इसकी, कि जिस तरह वो संगल नहीं होता एक, ठीक है, तो मतलब कि किसी चीज़ को संगल से बांध दिया मैंने, ठीक है, अब मैं डायरेक्ट उस चीज़ को, मतलब कि आप देखो ना, अरे का जो इंडेक्स है वो हर एक डेटा का अलग एड्रेस है। मतलब कि पहले कंपाइलर को क्या करना पड़ेगा, उन एड्रेस को सर्च करना पड़ेगा, फिर सर्च करके जब उसको एड्रेस मिल जाएगा तो डायरेक्ट जो है वो तब उसको जो है वो सर्च करेगा। जबकि लिंक लिस्ट में आप डायरेक्ट उसको बगैर सर्च किए डायरेक्ट आप असेस करवा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट असेसिबल है। इसकी समझ आई है आपको? तो एक बार फिर बताओगे थोड़ा सा। ठीक है, अब अरे का देखो कि अरे में अगर कोई सर्चिंग करनी है ना, तो वो सारे कंपाइलर क्या करेगा, हो जाएगी सर्चिंग, लिस्ट से भी हो जाएगी और अरे से भी हो जाएगी। फ़र्क किधर आ रहा है ये आपने समझना है। अरे के अंदर जब हम डेटा स्टोर कराते हैं तो वो इंडेक्स की फॉर्मेट में स्टोर होता है, मतलब कि 1 वैल्यू 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई है, 2 वैल्यू 1 इंडेक्स पे पड़ी हुई है, इसी तरह ही है ना। हाँ जी। मतलब कि जब कंपाइलर सर्च करेगा तो उसको एक दफ़ा सारी अरे को देखना पड़ेगा। ठीक। अगर तो रे छोटी है फिर तो कोई मसला नहीं, हमें अब आंख झपकते ही वो आंसर मिल जाएगा, कोई इशू नहीं स्पीड का। जब आपकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएंगी फिर क्या होगा कि वो ढूंढने में लगा रहेगा और हम इधर इंतज़ार करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल 1,00,000 वैल्यू हो गई तो वो तो ढूंढते ही रहेगा उसको सारा दिन। मतलब उसमें उसने सीक्वेंस से ऊपर से शुरू से देखना आएगा। हाँ, जबकि लिस्ट में क्या होता है कि चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में, मतलब कि मैंने जोड़ दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि वो डायरेक्ट मैं एड्रेस दे सकता हूँ कि हाँ भाई इस एड्रेस के ऊपर चीज़ पड़ी हुई है। और अब देखो ना, कंपाइलर को तो चीज़ तो वो भी ढूंढनी है, मगर मैं लिंक किधर होगा उसका पहला भी, मतलब कि पिछले वाला हिस्सा भी लिंक होगा दूसरे पिछले के साथ, और अगले वाला हिस्सा भी लिंक होगा पिछले के साथ, संगल की तरह काम करेगा। डायरेक्ट मैं उस चीज़ को छू सकता हूँ ना अगर जो चीज़ जुड़ी हुई हो। ठीक है, अब इसकी वर्किंग देखो, आपको मज़ीद इसकी जो है समझ आ जाएगी। अब ये देखें, ये इसका हेड है, ये डेटा स्टोर है इसमें, और नेक्स्ट है, मतलब कि हेड को कॉल करके आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं ना जी। ठीक है, और नेक्स्ट को, अब नेक्स्ट के अंदर जो वो अगले का एड्रेस पड़ा हुआ है, अगले का जो, अब ये अगला जो डेटा है उसमें पिछले का एड्रेस है, इसका जो एड्रेस है वो उससे पिछले में पड़ा हुआ है। समझ आ गई? आ गई। ठीक है, इसको कहते हैं लिंक लिस्ट। अब इसमें अरे और लिंक लिस्ट में फ़र्क क्या है, अब आपने दरअसल ये देखना है। 3 तरह की लिस्ट होती हैं। सिंपली लिंक लिस्ट क्या होती है, वो सिर्फ सर्च कर सकती है अपने आगे वाले मतलब के डेटा के अंदर, पीछे नहीं वो जा सकती। जिस तरह वो स्कोप मैंने आपको बताया ना कि स्कोप वो नीचे तो देखेगा मगर ऊपर नहीं देखेगा। ठीक। इसी तरह लिंक लिस्ट की भी टाइप्स हैं। सिंपल लिंक लिस्ट आप यूज़ करते हो तो वो अपने से पीछे वाले सर्च नहीं कर सकती, अपने से आगे वाले डेटा के अंदर ही डायरेक्ट सर्च कर सकती है, क्योंकि पीछे का उसका है ही ब्रेक डाउन हो गया, वो मिलेगा ही नहीं उसको। ठीक। और डबल लिंक लिस्ट क्या क्या है कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों चीज़ों में जो है वो इम्प्लीमेंट, मतलब कि पीछे भी सर्च कर सकती है और आगे भी सर्च कर सकती है। ठीक हो गया? ठीक। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल एक मैंने डायरेक्ट एड्रेस दे दिया कि इसके आगे पीछे वो चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है, और कंपाइलर क्या करेगा, उसके आगे भी देख सकता है उसके पीछे भी देख सकता है, मतलब कि उसको मैंने एक फंक्शन एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है। और सर्कुलर लिस्ट क्या है, लास्ट आइटम कंटेन्स लिंक ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, मतलब कि सर्कुलर में क्या है कि आप जब एंड वाला अगर उसको चीज़ नहीं ना मिली, वो दोबारा शुरू से स्टार्ट करेगा और वो चीज़ दोबारा ढूंढेगा। जबकि डबल लिंक लिस्ट दोबारा स्टार्ट खुद से नहीं हो सकता, ये सिर्फ सर्कुलर लिंक लिस्ट ही हो सकती है। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं। इसके अंदर भी वही ऑपरेशन है, ऑपरेशन सेम मिलेंगे आपको। इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज़ का फ़र्क आएगा तो वो है स्पीड। इंसर्शन, डिलीशन, डिस्प्ले, सर्च, डिलीट, ये सारी चीज़ें अरे में भी होंगी, लिंक लिस्ट में भी होंगी, स्टैक में भी होंगी और क्यू में भी होंगी। ठीक हो गया। अब हम इसको जो है वो इसका कोड भी प्रॉपर देखेंगे इम्प्लीमेंट करके। पॉइंटर्स का इस्तेमाल जो है वो इसमें होगा, वो भी हम देख लेंगे वो कंसेप्ट कि पॉइंटर जो है वो क्या है। अब इंसर्शन ऑपरेशन कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल अगर संगल के अंदर मैंने कोई चीज़ डालनी है तो मैं क्या करूँगा, उसे पिछले कड़ी के साथ और अगली कड़ी के साथ ही मिलाऊंगा ना।
जी। मतलब कि पीछे वाले के अंदर मैं उसका एड्रेस दे दूंगा और अगले के अंदर भी उसका एड्रेस दे दूंगा, तो ऑटोमेटिकली जाके उसके अंदर वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ऐड हो जाएगी। मतलब कि उसको ना सर्च करने की ज़रूरत पड़ी ना सॉर्ट करने की, वो डायरेक्ट उस मतलब कि 1 लाख डेटा के अंदर मैंने इंसर्ट करवानी है चीज़, तो डायरेक्ट करवा सकता हूँ ना लिंक लिस्ट के ज़रिए, ठीक है। करवा सकता हूँ ना, मतलब पिछले और अगले का एड्रेस लेके वो सीधा उसमें चले सीधा जाए, ऐड चला हो जाए। जाएगा। ठीक है, ये उसका फ़र्क है अरे और लिंक लिस्ट का। ठीक है, अब उसके ठीक है। अंदर ये उसकी वर्किंग उसने डिफ़ाइन की हुई है। ठीक है, इसी तरह डिलीशन ऑपरेशन भी है। ठीक है, डिलीट मैंने करवाना है, तो सिंपल क्या करूँगा मैं कि जो जो पिछले वाला नोड है उसके अंदर जो डिलीट करवाना है उसका एड्रेस काट के अगले वाले का दे दूंगा। तो जिसका एड्रेस मैंने नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली संगल वो क्या उस वो चीज़ ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो कम हो जाएगी। ठीक हो गया। मतलब पिछले का खत्म करेंगे तो जो अगला है वो पीछे आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, मतलब कि ठीक। पिछले के ठीक अंदर है। अगले का एड्रेस देना ही नहीं है, उससे अगले का देना है। तो जो पीछे वाली चीज़ है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, फिर खत्म हो ख़त्म जाएगी। हो जाएगी। तो ये डिलीट ऑपरेशन हो गया। संगल वाली एग्जांपल आपने अपने जहन में रखनी है, संगल में से कोई चीज़ ऐड करनी है तो दोनों को आपस में मिला दो। कोई वो संगल का एक वो जिस तरह पता चैन मोटरसाइकिल का वो सही जी। करते हैं, मजबूत करते हैं उसे, तो पता है एक वो कड़ी निकालते हैं उसमें से, तो जी। वो बेहतरीन हो जाता है। तो ये लिंक लिस्ट भी सेम इसी तरह ही काम करती है। अब इसमें को इम्प्लीमेंट करने का तरीका जो है वो हम देखते हैं। इसी तरह ही आप इसको जो है वो रिवर्स ऑपरेशन भी करवा सकते हैं लिंक लिस्ट का। रिवर्स किस तरह करवा सकते हैं कि जो उसका एड्रेस है उसको अगले के बजाय पिछले का एड्रेस दे दो, तो वह ऑपरेशन क्या हो जाएगा, रिवर्स ठीक उसमें है। लिंक लिस्ट में आप करवा सकते हो। ठीक है, तो इसके हम ठीक। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अच्छा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट है जी ये लिंक लिस्ट की, समझ आ गई सारी। आ गई। ठीक है, अब हम इसको इम्प्लीमेंट देखते हैं। अब इसका जो है वो कोडिंग ये तो सी में इम्प्लीमेंट किया हुआ था, मगर इसकी हम वो मैंने आपको एक बताया था ना वेबसाइट जिसके अंदर हर तरह का कोड आपको मिल सकता है, उधर से आपने जो है वो कोड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं इसमें देखता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट इन जावा। तो ये गेट्स और फॉर गेट्स ये भी बड़ी अच्छी साइट है, बहुत वैसे अच्छी अच्छी साइट्स ही ऊपर आती हैं। ये गेट्स फॉर गेट्स जो है वो बड़ी बेहतरीन साइट है, ये भी अच्छी आपकी बेस बना देती है। इसके अंदर भी वैसे जावा के ट्यूटोरियल मौजूद हैं। तो जिस तरह का आप ये देखें कि मैंने एक जो है वो क्लास बनाई लिंक लिस्ट के नाम से, और उसका जो है वो मैंने एक नोड क्रिएट किया। नोड क्या है जी, एक और हेड है। अब ये चीज़ें क्या हैं, इनको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर ही मतलब कि ये हेड एक बना देगा उसको। अच्छा भाई, अच्छा एक मैंने क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया डेटा का। ठीक है, और इसे एक नोड मैंने बना दिया, उसको मैंने नेक्स्ट का जो है वो मैंने वेरिएबल असाइन कर दिया कंस्ट्रक्टर। अब ये ऊप आ गई ना इसके अंदर, वो हमें पहले करनी पड़ जाएगी। अच्छा अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या होता है कि एक ऐसा मेथड होता है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। मतलब कि जैसी वो क्लास कॉल होती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को रन करवा देता है। इतना सिर्फ आप इसके बारे में याद रख लें कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसी क्लास है, एक ऐसा मेथड है कि अगर आप उसको कॉल करेंगे ना मेन के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली एक चीज़ क्रिएट कर देगा जिसकी जो उसके अंदर लिखी होगी। मतलब कि उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही वो चल जाएगा। इतनी समझ आ गई। मतलब उसके अंदर होगा क्या? उसके अंदर कोई भी कोड आप लिख सकते हैं जिसको आप ऑटोमेटिकली चलाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी, अच्छा। पता आप वेबसाइट खोलते हो तो एक पेज ऑटोमेटिकली होता है ना, मतलब कि एक पेज ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है, आप उसको सिर्फ खोलते नहीं हैं, सिर्फ नाम लिखते हैं, वो पेज ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है। वो दरअसल कंस्ट्रक्टर वाली फंक्शनैलिटी होती है। हम्म। ठीक है, तो इसको जो है वो हम रन करके चेक करते हैं पहले। जी। यार देख तो ये भी नहीं,
चलो जी। अच्छा जी, मैं इसको जो है वो इस बटन को आपने क्लिक करना है, तो ये आप नीचे जो भी आउटपुट ये कंपाइल कर रहा है अभी, ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको? ठीक। हाँ जी। ये स्पीड की वजह से थोड़ा सा जो है ना, अब इसके लिए ना आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का थोड़ा सा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का थोड़ा सा है नॉलेज या बिल्कुल नहीं है आपको? कोई खास नहीं है। ठीक है, मतलब कि पहले हमें वही कर लेना चाहिए। बहरहाल मैं आपको जो है ना थोड़ा सा, अब ये देखें कि ये लिंक लिस्ट जो है वो उसने सिंपल क्या कर दिया। अब आप कहेंगे कि यार ये लिस्ट, इतनी लिस्टों में ये डेटा किस तरह आ गया, और ये प्रिंट लिस्ट, उसने ये प्रिंट लिस्ट मेथड कॉल हुआ, उसके अंदर लिस्ट जो है वो पैरामीटर था, पैरामीटर के अंदर इतनी ज़्यादा वैल्यू कैसे स्टोर हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको नहीं समझ आएंगी अभी ऊप के बगैर। और ये क्या है, ये तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्लास, और ये अब ये मेन फंक्शन है ना, मेन फंक्शन अभी अभी तक जो आपने वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं वो मेन फंक्शन के अंदर ही पता फंक्शन था, मेन फंक्शन के अंदर ही आप जी। फंक्शन बनाते थे, मतलब कि एक जो मेन क्लास है उसके अंदर ही सारा कुछ होता था। अब ये जावा की क्लास लाइब्रेरी में इंपोर्ट हो गई, क्लास का नाम जो है वो लिंक लिस्ट मैंने रख दिया, लिंक लिस्ट, फिर उसके नीचे उसके मेथड बनाए हुए हैं सारे। चलें इसको जो है वो हम जो है वो ऊप के बाद ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक। ठीक है, चलें सही है। मैं आपको ना टास्क सेंड करता हूँ, अभी आप वो करें। ठीक। ओके।